अब हम सब तीसरी कसम कहानी के मूल प्रतिपाद्य या कहानी का मूल्यांकन करेंगे और उस विषय पर चर्चा करेंगे। कहीं भी पूरी कहानी में इस प्रेम की स्वीकारोक्ति नहीं मिलती, न स्वयं से, न प्रेमी से, न ही संगी साथियों से। लेकिन इस कहानी में हीरामन और हीराबाई का प्रेम कथित नहीं अपितु व्यंजित अवश्य हुआ है। कहा नहीं गया है लेकिन दर्शाया तो गया है। कहानीकार ने कदम कदम पर इसे बड़ी स्पष्टता से संकेतित कर दिया है। उधर स्त्री पुरुष से संबद्ध कथा योग्य विषय वस्तु में प्रेम को अनिवार्यतः मौजूद देखने के पाठकीय अभ्यास के कारण भी तीसरी कसम का पाठ एक प्रेम कहानी के तौर पर होता आया है। प्रेम कथा की तरह तीसरी कसम को पढ़ते हुए, समीक्षित करते हुए आलोचक प्रवर विश्वनाथ त्रिपाठी को भी कहना पड़ता है, कहानी में जहाँ बक्सा ढोने वाला आदमी दोबारा आता है और हीरामन को लगता है कि किसी ने उसे आसमान से धकेल कर नीचे गिरा दिया, वहाँ से कोई वस्तुगत विकास नहीं होता। हीरामन और हीराबाई के संबंधों में कोई नयापन नहीं जुड़ता, वे कहानी के अंत तक घिसटते रहते हैं। हीरामन और हीराबाई के संबंधों का द्वंद्वात्मक विकास यहाँ चूक जाता है। अंततः नौटंकी और मेले का विवरण कहानी का विकास नहीं, खींचतान है। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार तीसरी कसम स्वप्न और यथार्थ का संश्लेष है। तीसरी कसम के स्वप्न की विशेषता यह है कि वह कल्पना नहीं, जो कुछ घट रहा है, हो रहा है, वही स्वप्न बन गया है। बैलगाड़ी की यात्रा स्वप्न है। हीराबाई और हीरामन के इस यात्रा के पूर्व और उपरांत के अनात्मीय जीवन के संदर्भ में जीवन का ही एक अंश जीवन के स्वप्न की तरह घटित हुआ। कहानी की संरचना के संदर्भ में यह एक मूल्यांकन सूत्र है, लेकिन वे अपनी बारीक बीन नज़र के बावजूद कथानक को संपूर्णतः प्रेम कहानी में सीमित मान लेते हैं और कहानी के उत्तरार्ध को हीराबाई के चरित्र विकास में असमर्थ और अनुपयुक्त करार देकर कथ्य के बहुत से हिस्से को खींचतान, फालतू और अप्रासंगिक मानकर छोड़ देते हैं। कहानी के मूल्यांकन में वे कहते हैं कि बात यह है कि रेणु की आर्थिक विषमता की पीड़ा से उतना सरोकार नहीं है जितना लोक जीवन के सांस्कृतिक समृद्धि से। वे आर्थिक विषमताओं को बहुत कम महत्व देकर सांस्कृतिक संपन्नता के चित्रण को भी अपर्याप्त बना देते हैं। रेणु को इतना श्रेय तो वे अवश्य देते हैं कि सहज पर्यवेक्षण के बूते उस यांत्रिकता से बच जाते हैं जो आधार और बाह्य ढांचे से संगति या एकरूपता देखती है। लेकिन यह आरोप भी लगाते हैं कि आधारगत अंतर्विरोध के चित्रण का अभाव उनकी कहानियों में वह अर्थगत व्याप्ति नहीं आने देता। पात्र निम्न वर्ग के और अवर्ण हों किंतु घटनाएं आर्थिक अंतर्विरोध से रहित हों तो सांस्कृतिक समृद्धि दर्शाने वाली घटनाएं वह व्याप्ति नहीं प्राप्त कर सकती जो मानवीय सत्य तक पहुंच जाए। मानवीय सत्य की निर्मित युग के सर्वाधिक दाहक सत्य को उपेक्षित करके नहीं हो सकती। विश्वनाथ त्रिपाठी की यह दृष्टि वामपंथी आलोचना के पूर्व प्रतिष्ठित क्लासिकी मॉडल का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसके अनुसार नायक व प्रवक्ता पात्र कहानी में विचाराधात्मक चेतना का मुखर वाहक होता है और अपने आचरण से उसको प्रमाणित भी करता है। ऐसी दृष्टि के लिए कहानी का गंतव्य पहले से निश्चित हुआ करता है और उसे कोई भी विचलन दृष्टि की चूक साबित किया जा सकता है। तीसरी कसम में हीरामन के चरित्र में भी उनको यही चूक दिखाई देती है। हीरामन इस भावभूमि पर अपनी सहज ग्रामीणता के कारण पहुंचता है, किसी विचारधारात्मक चेतना के कारण नहीं। इसलिए वह स्थितियों को केवल स्वीकार कर सकता है, उसके विरोध का उपाय नहीं जानता। हीरामन बैलगाड़ी से केवल वापस गांव लौट सकता है। कहानी का कथ्य केवल अपने प्रमुख या प्रवक्ता पात्र के क्रियाकलाप तक सीमित नहीं हुआ करता। कथ्य और चरित्र अभिन्न नहीं होते। कथ्य कहानी के समूचे रूपबंध के तंतुओं से समाकर उसकी परस्पर प्रतिक्रियाओं में व्यंजित होता है। तीसरी कसम के संदर्भ में यही सच है। इस कहानी में
प्रवणता पूरी तरलता के साथ व्यंजित हुई है। इस कहानी में कथ्य और अंचल एक दूसरे में अनिश्चित हैं। इन्हें अलग अलग कर विवेचित करना संभव नहीं है। वे एक दूसरे में गूंथे हुए कहानी को एक निश्चित रूप देते हैं, वह इसके सौंदर्य वृद्धि का कारण बनते हैं। कहानी का प्रतिपाद्य आंचलिक जनजीवन के कसम का विशिष्ट महत्व होता है। अंचल के लोगों के लिए कसम केवल एक शब्द न होकर मूल्य होता है। इस मूल्य का उनके जीवन में असाधारण महत्व होता है। कसम रूपी मूल्य ग्रामीण जीवन को नियंत्रित करता है, आचरण की मर्यादा का मानदंड स्थापित करता है और गांव के लोगों की ईमानदारी, भलमनसाहत और प्रामाणिकता को दर्शाता है। इस कहानी में हीरामन गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें वे सारी खूबियां और खामियां अंतर्निहित हैं जो गांव के लोगों में पाई जाती हैं। वह न तो सर्वगुण संपन्न पुरुष है, महाकाव्य के नाटक की तरह, न ही दुर्गुणों से भरा हुआ खलनायक। वह तो सीधा साधा भोला भाला काला कलूटा साधारण आदमी है जो औसत कामनाएं करता है। उसका यह साधारण चरित्र ही उसे असाधारण बना देता है। कहा जा सकता है कि आंचलिक लोक जीवन के आशा आकांक्षा, स्वप्न, यथार्थ, शोषण, संघर्ष आदि को अभिव्यक्ति देना ही तीसरी कसम कहानी का मूल प्रतिपाद्य रहा है। तो इस प्रकार हम कहानी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।